नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे हैं आप? सब अच्छा चल रहा है? ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है क्लास 12 का वीडियो है। तो क्लास 12 में हमने कौन कौन सा चैप्टर कर लिया? सबसे पहले हम लोग चलिए काउंट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने कर लिया है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया है, चैप्टर नंबर 2 कर लिया है। आज बारी है, आज जो हम लोग टॉपिक लेके आए हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चैप्टर नंबर 3, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, जिससे लोगों को डर लगता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आता है, लोग भाग जाते हैं, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, करंट कैसे निकालेंगे, इनका इक्विवेलेंट सेल्स देख के भाग जाते हैं, किरचॉफ देख के भाग जाते हैं। मतलब उनको बेसिकली क्या होता है, ये थर्ड चैप्टर जो है बहुत ही हार्ड लगता है। तो उनका ये जो प्रॉब्लम है, हार्ड लगने का जो प्रॉब्लम है, उसको हम बहुत इजी करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है बहुत इजी है फिजिक्स। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए यहाँ पे तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, उसको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बेसिकली पढ़ा चार्जेस के बारे में व्हेन दे आर एट रेस्ट। हमने पढ़ा चार्जेस के बारे में व्हेन दे आर एट रेस्ट। लेकिन चैप्टर नंबर 3 जो है वो चार्जेस रेस्ट में नहीं रहेंगे, चार्जेस मूव करेंगे। तो चार्जेस कैसे मूव करेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो अगर चार्जेस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे, जो सेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं। यहां चार्जेस रेस्ट पे रहने वाले नहीं है, क्योंकि चार्जेस रेस्ट पे रहेंगे तो करंट ही नहीं बनेगा। तो हम सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन वाला क्लास है, एकदम आराम से पढ़ेंगे, छोटे छोटे टर्म सब कुछ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो टर्म अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं वो क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने 10th में पहली बार पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, आपके दिमाग में थोड़ा बहुत पिक्चर होगा उस करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आज उस पिक्चर को मैं चेंज करूंगा। क्या होता है यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी? मान लो बेटा वाटर ड्रॉप्स ऊपर से गिर रहे हैं ऐसे, है ना? आप छत के ऊपर चले गए, एक ड्रॉप आप गिरा रहे हो, दूर से एक बंदा उस ड्रॉप्स को देख रहा है। तो जो ड्रॉप कंटिन्यू फ्लो जो हो रहा है ना, वो पानी का छोटे ड्रॉप जो ऊपर से नीचे जो फ्लो कर रहे हैं उसको हम करंट बोलते हैं। तो इसको हम वाटर करंट बोलेंगे। मतलब वाटर ड्रॉप्स एक कंटिन्यू फ्लो में है, इनको हम वाटर करंट बोलेंगे। उसी तरह से आपको सोचना है कि चार्जेस जब एक कंटिन्यू फ्लो में होंगे, चार्जेस मतलब दो टाइप के चार्जेस होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्जेस या तो नेगेटिव चार्जेस। तो अगर पॉजिटिव चार्जेस जो है एक फ्लो में होंगे, एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस, एक के पीछे 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 मूव करते जा रहे हैं। मान लो किसी हिल स्टेशन में गए हो, वहां से आप कहीं दूर देख रहे हो, वहां देख रहे हो भेड़ बकरियां जो है एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक चलते जा रहे हैं पीछे से। तो दूर से आपको एक लाइन दिखेगा मूव करता हुआ, उसको हम करंट बोलते हैं, है ना? मतलब कुछ भी मतलब चार्जेस या कुछ भी जो है वाटर ड्रॉप्स हो गए या कुछ भी एक पार्टिकुलर पैटर्न में अगर फ्लो कर रहा है, उसी को हम करंट बोलते हैं। अब बेटा इस करंट को हम इलेक्ट्रिक करंट क्यों बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट हम इसीलिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। अगर वाटर ड्रॉप्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, इसको हम क्या बोलेंगे? वाटर करंट बोलेंगे। देख लो कितना सिंपल है फिजिक्स, है ना? तो करंट का बेसिकली मतलब क्या है? एक के पीछे अगर फ्लो हो रहा है किसी भी चीज का, इसको हम करंट बोलते हैं, है ना? तो अब बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना? हम जो टॉपिक है उस पे आते हैं सीधा, इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रिक करंट को हम आई लेटर से डिनोट करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। बेसिक डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देते हैं। अब इस करंट का दो डेफिनेशन हम लोग करेंगे। सबसे पहला हम जो टाइप करने वाले हैं वो एवरेज करंट के बारे में बात करने वाले हैं, दूसरा हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में बात करने वाले हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है? किसी टाइम इंटरवल में, जब किसी टाइम इंटरवल का हम बात करेंगे तो एवरेज होगा, और किसी एक पार्टिकुलर टाइम का अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस होगा, जैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते थे, है ना? तो यहां पे देखते हैं एवरेज करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। टोटल चार्ज, देखो यहां पे टोटल चार्ज, देखो यहां पे टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम,
मतलब इतने टोटल टाइम में टोटल कितना चार्ज फ्लो किया। तो मान लो टोटल चार्ज को आपने डेल्टा क्यू से डिनोट किया और टोटल टाइम को, जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी है, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को हम डिफाइन कर रहे हैं एवरेज करंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमेशा हम जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम छोटा कर देते हैं, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एंड दिस बिकम्स डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, जो क्या हो जाता है डिफरेंशियल का रूप धारण कर लेता है ना। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएशन आपको समझ में आना चाहिए, स्लोप आपको समझ में आना चाहिए, उसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से अगर हम देखते हैं एवरेज करंट के बारे में, तो एवरेज करंट अगर हम देख रहे हैं तो टोटल टाइम, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q2 माइनस Q1 बाय T2 माइनस T1। जैसे एवरेज वेलोसिटी हम डिफाइन करते थे ना x2 माइनस x1 बाय T2 माइनस T1, सेम टू सेम यहाँ पे वैसे ही है। अब इसके एसआई यूनिट के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या होगा इसका एसआई यूनिट। ठीक है, हाँ धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर एवरेज करंट का, जिसमें कि हमने इसको डिफाइन किया आई एवरेज, ऐसे डिफाइन किया आई एवरेज इक्वल टू हमने डिफाइन किया डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, जिसको हमने बोला Q2 माइनस Q1 बाय T2 माइनस T1, ऐसे हमने डिफाइन किया। देखो अब इसके एसआई यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इलेक्ट्रिक करंट का। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, चलो इस क्वांटिटी के बारे में हम लोग पहले समझते हैं कि ये कैसा क्वांटिटी है। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों बेटा, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा इस करंट के पास जो है मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहने के बाद भी ये क्वांटिटी जो है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि वेक्टर होने के लिए तीन कंडीशंस होने चाहिए। पहला कंडीशन तो मैग्नीट्यूड होना है, दूसरा डायरेक्शन होना है और तीसरा कंडीशन होना है एक रूल को फॉलो करना है। वेक्टर एडिशन का जो रूल होता है उसको फॉलो करना है। अब ये वेक्टर एडिशन का रूल क्या है, ट्रायंगल रूल है, पैरेललोग्राम रूल है, उस रूल को फॉलो करना है, बट ये नहीं करता है, इसलिए एक ऐसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है। एक्सेप्शन होता है भैया, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है लेकिन ये स्केलर है। मतलब क्या होता है वेक्टर के केस में, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे करंट है मान लो यहाँ पे 2 एम्पियर और इधर से मान लो यहाँ पे जा रहा है 5 एम्पियर और इधर से एक जा रहा है इधर, तो अगर आप ध्यान से देखोगे अगर ये एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो बेटा आप इनका रिजल्टेंट कैसे करोगे, रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन आप सिंपल सा यहाँ पे सिंपल एडिशन करके आप बोल दोगे 7 एम्पियर जा रहा है। किरचॉफ्स का जंक्शन रूल हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में कि इधर से एक करंट इधर से एक करंट कैसे भी एंगल में जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो 2 एम्पियर इधर से आ रहा है और 5 एम्पियर इधर से जा रहा है तो इधर से 7 एम्पियर जाएगा। देख लो एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर वेक्टर होता तो वेक्टर एडिशन में हमें एंगल का फर्क पड़ता है, क्योंकि रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसीलिए फर्क पड़ता है यहाँ पे। समझ में आ रहा है ना, मतलब ये ट्रायंगल रूल फॉलो नहीं करता है, और अगर ये ट्रायंगल रूल फॉलो करता तो यहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग हो जाता। रिजल्टेंट आपको लगाना पड़ता है यहाँ पे। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने वेक्टर में देख लिया है, अगर आपने वेक्टर नहीं देखा है तो जाके देखो, वेक्टर आप ही के लिए अपलोडेड है। चलिए तो सबसे पहला चीज हमें समझ में आ गया कि एक स्केलर क्वांटिटी है ये। वेक्टर होता तो इसको ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को ऑबे करता, फॉलो करता, वरना इसलिए तो स्केलर है ये। चलिए फर्स्ट चीज आपको पता चल गया यहाँ पे, मतलब यहां लिख देंगे डज नॉट, है ना, ओबे, है ना, वेक्टर एडिशन रूल। वेक्टर एडिशन का जो रूल है वो ओबे नहीं करता है। कौन कौन सा रूल है वेक्टर एडिशन का, ट्रायंगल रूल है, पैरेललोग्राम रूल है, वो ओबे नहीं करता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहला पॉइंट आपने सीख लिया। सेकंड पॉइंट चलिए हम लोग देखते हैं, इसके एसआई यूनिट के बारे में हम लोग बात करते हैं। एसआई यूनिट के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। अब देखो ध्यान से बेटा, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, है ना, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसके एसआई यूनिट को हम बोल सकते हैं कूलम पर सेकेंड।
अब इस कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर बोलते हैं, है ना, एम्पियर बोलते हैं। इसको कैपिटल लेटर ए से हम डिनोट करते हैं। मतलब 1 एम्पियर का मतलब हो गया 1 कूलम इन 1 सेकेंड। मतलब 1 कूलम का चार्ज, अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में अगर फ्लो करता है, 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में अगर फ्लो करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का मतलब क्या होगा, आप खुद बताओ। तो 2 एम्पियर का मतलब क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल ना, 1 सेकेंड में 2 कूलम। 10 एम्पियर का मतलब क्या है, 1 सेकेंड में 10 एम्पियर, 10 कूलम, है ना। 20 एम्पियर का मतलब क्या हुआ, 1 सेकेंड में 20 कूलम। तो आप समझ रहे हैं कि किस रेट से चार्ज फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का एक और डेफिनेशन आप यहां समझ सकते हो, द रेट ऑफ, ऐसे आप समझ सकते हैं यहां पे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है, मतलब dq by dt, इसी को रेट बोलते हैं ना, d by dt को हम रेट बोलते हैं, टाइम रेट बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखो किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको हम 1 एम्पियर बोलते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं 4 कूलम 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, तो क्या होगा बेटा, 4 एम्पियर होगा करंट। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आना चाहिए। डायमेंशनल फॉर्मूला, अगर कोई बोलेगा कि करंट का डायमेंशन क्या होता है, तो सिंपल है, इसका डायमेंशन ए ही होता है ना, ए। ठीक है, चलिए ये चीज आपको समझ में आ गया। दो कॉन्सेप्ट यहां पे समझ में आ गया कि ये स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये स्केलर है, वरना ये स्केलर नहीं होता। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहां पे बेटा। देखिए अब सपोज मान लेते हैं बेटा, यहां पे देखो, सपोज हम लोग यहां पे मान लेते हैं q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मान लो दे रखा है समथिंग 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, ऐसे कि चार्ज टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो आपको दे रखा है। और आपसे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आई एवरेज, मतलब करंट, एवरेज करंट निकालने के लिए। तो जब भी एवरेज वैल्यू आपसे पूछेगा तो आपसे हमेशा बोलेगा कि 2 टाइम दिया रहेगा, इंटरवल दिया रहेगा। तो t1 मान लो यहाँ पे 1 सेकेंड है, और t2 जो है वो मान लेते हैं यहाँ पे 2 सेकेंड है। इसके इंटरवल में आपको आई एवरेज निकालना है। और सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है करंट निकालना है। इंस्टेंटेनियस करंट को आप सिर्फ करंट भी बोल सकते हो। एट t इक्वल टू मान लेते हैं 4 सेकेंड में, कि 4 सेकेंड में जब आप देखोगे तो 4 सेकेंड में कितना, 4 सेकेंड में कितना करंट होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला एवरेज वाला मैंने आपको क्या बोला था, Q2 माइनस Q1 बाय T2 माइनस T1। तो भैया आप Q2 निकालोगे कैसे, तो Q तो पहले आपको दे रखा है यहाँ पे 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1। तो बेटा आप टाइम का वैल्यू यहाँ पे डाल दो। आप अगर पहली बार T1 डालोगे तो आपको Q1 मिलेगा, तो T1 आप डाल रहे हो यहाँ पे कितना, 1 डाल दो, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 1। बताओ यहाँ पे कितना आ गया। सो Q2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस 4 प्लस 1, मतलब माइनस 1 कूलम आ गया यहाँ पे Q1। अब Q2 अगर हम निकालेंगे तो हम टाइम कितना डालेंगे, 2 डालेंगे, तो कितना हो गया 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 1। अब बताओ ये कितना आ गया, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 8 माइनस 8 प्लस 1, मतलब आ गया ये 1 कूलम। अब इस फॉर्मूले में डाल दो, Q2 के जगह पे आप 1 माइनस Q1 के जगह पे आप माइनस 1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 करोगे बेटा तो 2 माइनस 1। तो बताओ ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 1, मतलब 2 एम्पियर। तो एवरेज करंट क्या आ गया आपका, 2 एम्पियर आ गया। देख रहे हो आप एवरेज करंट कैसे निकालते हैं हम लोग। अब बात है इंस्टेंटेनियस करंट निकालने का। तो जब भी आपको इंस्टेंटेनियस करंट निकालना होगा, सिर्फ आई बोलते हैं इसको, ठीक है, आई इंस्टेंटेनियस भी बोल सकते हो आप। इसको आप क्या करना है, dq by dt करना है। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आ रहा तो बेसिक मैथ्स का वीडियो अपलोडेड है जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब आपको
पता है, वहां पे आप कर लोगे। सो डी बाई डी टी अगर हम क्यू का करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखो डिफ्रेंशिएशन में हम लोग 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 आ गया यहाँ पे। देखो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 2t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 4t माइनस t का हो गया 1, कांस्टेंट का 0। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे टाइम कितना डालना है, जितना टाइम दे रखा होगा उतना डालना है। तो हमारे पास है i इज इक्वल टू 4t माइनस 4। अब t की जगह पे हम 4 डालने वाले हैं, सो 4 इंटू 4 माइनस 4 है, तो कितना हो गया 16 माइनस 4 कितना हो गया 12 एम्पियर। देख रहे हैं है ना। तो ऐसे आप इंस्टेंटेनियस करंट आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए ये चीज हमें समझ में आ गया। और भी क्या क्या समझ में आएगा देखते हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा ग्राफ्स में देखते हैं, एक करके चीजें हम लोग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है बेटा, आपको एक चीज पता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब बेसिकली क्या होता है, स्लोप। अब किसका स्लोप, कौन से ग्राफ का स्लोप, वो आप आराम से कर सकते हो। अगर यहाँ पे ऐसा है, देख लो यहाँ पे i इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ऐसा है dq बाय dt, ऐसे d बाय dt ऑफ q ऐसे भी बोलते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब होता है, आप एक इंपॉर्टेंट नोट में समझ लो यहाँ पे कि बेटा स्लोप ऑफ क्या q वर्सेस t ग्राफ। q मतलब समझ रहे हो ना, चार्ज वर्सेस टाइम, यहाँ पे लिख लो आप चार्ज वर्सेस, यहाँ पे लिख लो टाइम। तो q वर्सेस चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा आपको क्या देगा, गिव्स करंट, करंट देगा, है ना। अभी देखो ध्यान से, अब बेटा ये देखो, मान लेते हैं ये चार्ज q है और ये t है, ऐसे ग्राफ है यहाँ पे, और ये एंगल मान लो थीटा है। तो स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, हम समझते हैं ना, tan थीटा। tan थीटा आपको क्या देगा बेटा, करंट देगा। कौन सा करंट देगा, इंस्टेंटेनियस करंट, आप उसको समझ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे दो ग्राफ है Q वर्सेस T का, ऐसा एक ऐसा है एक ऐसा है, ऐसा है। ये एंगल कुछ बना रहा है मान लो थीटा 1 और ये एंगल बना रहा है थीटा 2। तो आपको साफ साफ दिख रहा है थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से। तो ये बोल रहा है कि एंगल I1 है और ये I2 है। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सा करंट ज्यादा है, I1 है बड़ा या I2 बड़ा है। तो आप क्या करोगे, स्लोप देखोगे, जो ज्यादा एंगल बना रहा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसका स्लोप ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो छोटा एंगल बना रहा होता है। तो आप यहां क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन, क्या लिखोगे यहां पे, स्लोप ऑफ 1। स्लोप ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, I2 इज ग्रेटर देन I1। ऐसे देखिए, I2 इज ग्रेटर देन I1, इसी को बोलते हैं, मतलब स्लोप बड़ा है क्यों, क्योंकि एंगल ज्यादा बना रहे हैं, है ना। कभी कभी ऐसा आता है कि बताओ बेटा ये थीटा जो है, मान लेते हैं दिस इज 45 डिग्री, अब बताओ करंट कितना होगा। तो आपको बोलोगे करंट मतलब I मतलब स्लोप, स्लोप का मतलब tan थीटा, थीटा है 45 मतलब 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल होगा तो डिफरेंट डिफरेंट करंट होगा। ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी सिंपल। अब देखो बेटा, आपको अब पता है I इक्वल टू क्या, dq बाय dt। अब मान लेते हैं, सो dq इक्वल टू आप क्या लिखोगे, I dt। अब dq इक्वल टू I dt का मतलब क्या है, ये भी हमें समझना है। सपोज एक यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे I दे रखा है ऐसा 2t प्लस 1 ऐसे दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द चार्ज, कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है, फाइंड द चार्ज एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये क्वेश्चन है ना। मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, मतलब t1 इक्वल टू 0 एंड t2 इक्वल टू कितना 2 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया। तुरंत हम यहाँ इक्वेशन लगाएंगे dq इक्वल टू I इंटू dt। अब इसको दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, q हो जाएगा, I के जगह पे डाल दो, यहाँ पे कितना है, कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, 0 से लेके 2 सेकेंड तक, क्योंकि 0 से 2 सेकेंड तक है, ये 0 से यहाँ पे 2 सेकेंड है। I की जगह पे आपने डालना है 2t प्लस 1, यही फंक्शन है यहाँ। आप इंटीग्रेशन आपको पता है 2t का इंटीग्रेशन हो गया t स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन होता है देखो t। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें डालना है, ये 0 हो गया ये 2 हो गया।
अब t का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 4 प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये क्या हो गया 6 कूलम। देख लो, मतलब 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितना कितना चार्ज फ्लो किया, 6 कूलम का चार्ज फ्लो किया। ऐसे भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो। एक पहला चीज मतलब क्या है, अगर आपको आई दिया हुआ है और आपसे चार्ज पूछ रहा है तो चार्ज कैसे निकालोगे, दिस चार्ज, ऐसे देखो दिस चार्ज इंटीग्रेशन बस यहां आपको लगाना है, dq इक्वल टू आई डी टी। अब यहां से देख देना कि t1 और t2 कितना दे रखा है, बस आपको डालना है, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे और छोटा सा चीज, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है हम समझते हैं क्या, एरिया होता है बेटा, एरिया, है ना। तो एरिया किसका, एरिया अंडर, देखो यहाँ पे एरिया अंडर आई वर्सेस टी ग्राफ, देख लो बेटा, एरिया अंडर आई वर्सेस टी ग्राफ जो होगा वो आपको क्या देगा, चार्ज देगा कि कितना चार्ज फ्लो किया उस टाइम इंटरवल में। अभी एक क्वेश्चन करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा कि इतने से इतने टाइम के बीच में कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। नाउ देखो यहाँ पे, तो एक नोट आप लोग याद रख लेना यहाँ पे कि आई वर्सेस टी ग्राफ का जो एरिया होता है, मतलब आई वर्सेस टी ग्राफ, आई मतलब क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है, का जो ग्राफ होता है उसका एरिया जो होगा वो क्या देगा आपको, दैट गिव्स व्हाट, चार्ज, कितना चार्ज फ्लो किया। अब ये क्वेश्चन करते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे आई है और ये टी है, ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसे, ये 0 टाइम है, ये मान लो 4 सेकेंड का टाइम है और ये 1 सेकेंड का टाइम है, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड द चार्ज, ऐसे क्वेश्चन है कि फाइंड द चार्ज बिटवीन, टाइम इंटरवल आपको दे रखा है t1 से 0 से लेके t2 इक्वल टू 8 सेकेंड, 0 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में, मतलब 0 सेकेंड से लेके 8 सेकेंड के बीच में आपको निकालना है चार्ज। तो बेटा अगर 4 से 8 रहता तो यहां से यहां के बीच में निकालना होता, तो 0 से 8 सेकेंड के बीच मतलब हमको यहां से यहां तक का एरिया निकालना है। इस एरिया को आप डिवाइड कर सकते हो, एरिया नंबर 1 एंड एरिया नंबर 2। ये वाला एरिया कैसा दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। मान लो यहाँ पे जो करंट है दिस इज ऑफ 10 एम्पियर, ठीक है, ऐसे देखो। अब दो एरिया निकालना है, दोनों एरिया आप निकाल लोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे चार्ज इक्वल टू क्या, दोनों एरिया का सम। पहला एरिया अगर हम निकाल रहे हैं तो रेक्टेंगल है यहाँ पे, तो आप इसको क्या लिखोगे, L इंटू बी, मतलब 10 इंटू 4, पहला एरिया हो गया 10 इंटू 4, प्लस दूसरा एरिया, ट्राइंगल का एरिया है हाफ इंटू बेस कितना है 4 है और हाइट कितना है 10 है। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये हो गया 40 प्लस ये हो गया 20, मतलब 60 कूलम। देखिए यहाँ पे 60 कूलम का चार्ज फ्लो किया। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को फिजिक्स, मजा आ रहा है फिजिक्स करने में? कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा है। लाइक जरूर करना, कमेंट भी आप जरूर करना, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आप देख रहे हो और आपको समझ में आ रहा है। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, है ना। जैसे कि मेरे पास कुछ नॉलेज है तो मैं आप तक शेयर कर रहा हूं, उसी तरह अगर आप तक कोई एक नॉलेज पहुंच रहा है उसको आप शेयर करो। शेयर करने से प्यार बढ़ता है, लोग ज्यादा सीखेंगे तो अच्छा है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, ठीक है। तो शेयर आप लोग करते रहना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे, ये सब सारा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक करंट का। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम इलेक्ट्रिक करंट में हम समझने वाले हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा। तो टॉपिक है यहाँ पे हमारा, वही टॉपिक है, इलेक्ट्रिक करंट का ही टॉपिक है। टॉपिक इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे हम लेंगे, क्या डायरेक्शन हम लेंगे। तो मैंने क्या बोला कि बेटा एक मान लो कंडक्टर है, मान लेते हैं यहाँ पे कंडक्टर है, मानने में क्या जाता है, कोई मान लो बेटा तुम रणबीर कपूर हो, मानने में क्या जा रहा है, थोड़ी ना पैसा लग रहा है, पैसा लगता तो थोड़ा सोचते भी। तो मान लो इस कंडक्टर में पॉजिटिव वाले जो आयंस हैं, ये है पॉजिटिव वाले आयंस, ठीक है, ये सारे पॉजिटिव वाले आयंस इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं।
तो जिधर पॉजिटिव वाले फ्लो करेंगे नेगेटिव वाले क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। बहुत सिंपल सा चीज है। तो ये नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो है राइट में मूव कर रहे हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। समझ में आया? या फिर क्या लिखोगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। मतलब इस सेंस में बताओ, पॉजिटिव चार्जेस किधर फ्लो कर रहे हैं, राइट, तो इलेक्ट्रिक करंट राइट में होगा। नेगेटिव चार्जेस लेफ्ट फ्लो कर रहे हैं तब भी पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में ही होगा। मतलब नेगेटिव चार्जेस इधर फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन देते हैं। दोनों सेंस आप लोग याद रखना कि जिधर भैया पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उसी डायरेक्शन को हम डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे, और जिधर भैया नेगेटिव चार्जेस मूव करेगा उसी डायरेक्शन, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये डायरेक्शन ऑफ हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। ये टॉपिक हमारा क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। ओम वाज अ साइंटिस्ट, है ना बेटा? ओम वाज अ साइंटिस्ट जिसने एक भयंकर लॉ दिया, ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ, है ना? वो वाला ओम मत समझना आप लोग, है ना? वाज अ साइंटिस्ट जिसने एक लॉ दिया जिसका नाम है ओम्स लॉ। अब ये लॉ क्या है बेटा, वो आपको समझना है। आपने सेल समझा था सेकेंड चैप्टर में, मैंने बताया था। नहीं, सेकेंड चैप्टर में थोड़ा बहुत आपको पता है कि एक सेल में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक बैटरी का क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मान लो आपके पास 2 वोल्ट का एक सेल है, बैटरी है ना? आप इस 2 वोल्ट के बैटरी को आपने एक एक्सटर्नल वायर से आपने कनेक्ट किया, और आपके पास एक और बैटरी है जो 4 वोल्ट का है। आपने उसी रेसिस्टर को फिर से कनेक्ट किया, उसी वायर को फिर से आपने कनेक्ट किया। फिर से आपके पास एक 10 वोल्ट का एक है, उसी वायर को आपने कनेक्ट किया। किस केस में करंट का वैल्यू ज्यादा होगा, ये आपको बताना है। एकदम सिंपल है ना? मान लो आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि भैया आप नहीं पढ़ते हो तो आपको एक छोटा सा ऑफर दिया गया कि भैया एक चॉकलेट अगर आपको चाहिए तो 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 2 चॉकलेट चाहिए तो 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 3 चॉकलेट चाहिए तो 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? चॉकलेट का नाम सुन के किसी के मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना? चलो टेंशन मत लो, जाके चॉकलेट खा लेना आप लोग, पहले पढ़ाई कर लेते हैं हम लोग। तो जितना चॉकलेट हम दे रहे हैं उतना पढ़ने का उसका जो टाइम है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना? तो इसको समझो बेटा, ये जो बैटरीज हैं इनको समझो एक चॉकलेट के जैसा। तो 2 वोल्ट का हम चॉकलेट दे रहे हैं, तो मान लो एक समथिंग अमाउंट ऑफ करंट मान लो जा रहा है, यहाँ पे मान लो I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, और यहाँ पे I3 जा रहा है। ऑब्वियसली ज्यादा चॉकलेट आपको मिलेगा तो ज्यादा देर तक पढ़ोगे ना। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा करंट किस में ज्यादा होगा, इस केस में सबसे ज्यादा होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। इसका मतलब जितना बड़ा बैटरी आप अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा करंट होगा कि नहीं? इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, मतलब एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसके थ्रू जो है उतना ही ज्यादा करंट पास करेगा। एकदम सिंपल सा चीज है। The potential difference across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है? मतलब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भी इसके एंड्स के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब जितना ज्यादा भी होगा उतना ज्यादा करंट होगा। अगर मतलब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बेटा हम कैसे बनाते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं और एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। देख लो यहाँ पे
तो भैया जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालेंगे ना, तो यहां पे जो हम कांस्टेंट डालेंगे दिस इज रेसिस्टेंस, इसी को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं, उस वायर का रेसिस्टेंस बोलते हैं। व्हाट डू मीन बाय रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस का मतलब होता है रास्ते का पत्थर, ठीक है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रास्ते का पत्थर, मतलब रास्ते में आप रनिंग कर रहे हो, दर 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 आप दौड़ रहे हो और आपको पत्थर मिल रहे हैं, तो संभल के आपको दौड़ना पड़ेगा ना, मतलब आपके स्पीड को कौन, पत्थर जो है स्लो करेगा। अगर मान लो रास्ते में पत्थर नहीं रहेगा तो फटाफट फटाफट आप दौड़ोगे। इसका मतलब है रेसिस्टेंस जब कम होगा तो करंट का वैल्यू ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूंगा करंट जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। जितना कम रेसिस्टेंस उतना ज्यादा करंट। आ रहा है बात समझ में? मजा आ रहा है आप लोगों को यहाँ पे समझने में? तो आर जो है इसी को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। किसका रेसिस्टेंस बोलते हैं? रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का रेसिस्टेंस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस जो होता है, जितना हाई रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब होता है करंट को ओपोज करने का जो प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का, कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी जो कि करंट के फ्लो को क्या करेगा, ओपोज करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा, इसी को हम बोलेंगे करंट, उसको बोलेंगे हम लोग रेसिस्टेंस बोलेंगे। रेसिस्टेंस मतलब आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मतलब फ्लो करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। अच्छा वर्ड है बाधा उत्पन्न करना, मतलब समझ रहे हो ना, आप रास्ते में जा रहे हो तो चलने में गड्ढे जो होते हैं वो बाधा उत्पन्न करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोल सकते हैं हम लोग। रास्ते का पत्थर है ये, ठीक है। चलिए अब एक बात बताओ, यहाँ पे इस रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि रेसिस्टेंस भैया है क्या। ऑलमोस्ट हमने समझ लिया है, ग्राफ भी हमने समझ लिया, V वर्सेस I का ग्राफ। अब देखो यहाँ पे अगर हम बोलते हैं सो V इक्वल टू हो गया RI, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम रेसिस्टेंस बोल रहे हैं, सो R इक्वल टू क्या हो गया, V बाय I, है ना। अब बताओ अगर मैं बोलूंगा वोल्टेज को बेटा डबल कर दो, तो बताओ रेसिस्टेंस का क्या होगा, है ना। तो आपके हिसाब से क्या होगा, रेसिस्टेंस जो होगा सर 2V बाय I कर देंगे तो डबल हो जाएगा। नहीं बेटा, वोल्टेज को आप डबल करोगे तो करंट भी तो डबल हो जाएगा ना। अब इनका रेशियो जो होगा वो तो कांस्टेंट होगा, 2 कैंसिल हो गए। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो वायर का प्रॉपर्टी है। किसी भी वायर का प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस होता है, तो ना तो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा ना ही करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। वोल्टेज को आप बढ़ाओ या घटाओ, रेसिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। करंट को आप बढ़ाओ या घटाओ, रेसिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है। वो किस मटेरियल का बना है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उसका डायमेंशन क्या है, कौन से मटेरियल का बना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, ठीक है। चलिए तो यहां पे रेसिस्टेंस इज दिस। अब बताओ रेसिस्टेंस जो होगा वो कभी चेंज नहीं होगा वोल्टेज और करंट को चेंज करने से। एक और चीज है यहाँ पे देखो V वर्सेस I का जो ग्राफ है ना, V वर्सेस I के ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको, रेसिस्टेंस देगा, रेसिस्टेंस देगा। रेसिस्टेंस मतलब R देगा, स्लोप मतलब आप समझते हैं ना, ये थीटा, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। तो मान लो दो रेसिस्टर है यहाँ पे, ऐसा आपको समझना है। मान लो यहाँ पे बेटा मान लो यहाँ पर देखो ऐसे, फिर से ऐसे समझो आप, ये है V वर्सेस I, ये है ऐसे, ये है ऐसे, ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। इस रेसिस्टेंस को हम R1 बोल रहे हैं, इस रेसिस्टेंस को हम R2 बोल रहे हैं। तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तो आपको याद रखना है कि स्लोप ऑफ क्या बोलते हैं, V वर्सेस I ग्राफ जो है वो आपको क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा, ठीक है। तो बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप कम है। तो आप लिखोगे यहाँ पे स्लोप ऑफ R2 जो है, ये जो है ना 2 वाला जो है, इसका स्लोप बड़ा है स्लोप ऑफ 1 से। कैसे पता चलता है स्लोप, जो ज्यादा एंगल बना रहा है उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो आप बोलोगे R2 इज ग्रेटर देन R1। समझ गए आप लोग, स्लोप क्या देगा, रेसिस्टेंस देगा। और भी एक तरीके से आप लोग समझो, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ऐसे समझना है। मान लेते हैं बेटा यहाँ पे ये है I और ये है V, I वर्सेस V का ग्राफ है, तब आपको स्लोप क्या देगा। स्लोप का मतलब क्या होता है बेटा, अगर ये थीटा है तो स्लोप मतलब क्या, tan थीटा। तो ये हो गया I और ये हो गया V।
तो स्लोप अगर मैं बोलता हूं आई वर्सेस भी ग्राफ, ऐसे बोल रहा हूं आई वर्सेस भी ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या हो गया tan थीटा। tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब आई बाय भी। आई बाय भी मतलब क्या, आपको पता है भी इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो बताओ आई बाय भी क्या हो गया 1 बाय आर, मतलब क्या देगा ये स्लोप 1 बाय आर देगा। तो इस सिचुएशन में आप थोड़ा अवेयर हो जाना, जिसका स्लोप कम होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा। क्यों? बिकॉज ये ग्राफ उल्टा है। V वर्सेस I होता तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा, लेकिन I वर्सेस V का ग्राफ है तो आपको समझना है यहाँ पे जिसका जिसका स्लोप कम है, I वर्सेस V के ग्राफ पे मैं बात कर रहा हूँ, I वर्सेस V के ग्राफ पे आपको स्लोप क्या देगा I 1 बाय आर देगा। 1 बाय आर मतलब जिसका स्लोप कम है, इसका 1 बाय आर क्या है कम है और इसका 1 बाय आर ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ रेसिप्रोकल में बेटा आपको पता है 1 बाय 5 और 1 बाय 10 में बड़ा कौन है बेटा, ये बड़ा है, देख लो यहाँ पे नहीं। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे दिस इज ग्रेटर देन दिस। इसका मतलब एक क्वेश्चन करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो देखो यहाँ पे ऐसे समझो, ठीक है, आई वर्सेस भी का ग्राफ है, एक ऐसे है एक ऐसे है, देखो यहाँ पे ऐसे, इसको मैं बोल रहा हूँ R1 और इसको मैं बोल रहा हूँ R2। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे देखो क्या मैं बोलूंगा, स्लोप ऑफ R2 इज ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे बोलो, इसको R2 नहीं बोल रहे हम 2 बोल देते हैं, स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ 1। स्लोप मतलब क्या बेटा बोलो, 1 बाय R2 इज ग्रेटर देन 1 बाय R1। बताओ रेसिप्रोकल में जो बड़ा होता है वो रिवर्स कर दोगे बेटा तो R1 ग्रेटर क्या हो जाएगा R2, देखो उल्टा होता है। जिसका स्लोप कम है वो रेसिस्टेंस ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा है वो रेसिस्टेंस कम है, याद रखना आप लोग। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। ये ओम्स लॉ था थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है भैया, जितना बड़ा बैटरी डालोगे आप उतना ज्यादा करंट पास करेगा, बस इतना आपको याद रखना है। अब इस रेसिस्टेंस के बारे में अगर हम समझते हैं इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, सो रेसिस्टेंस दिस इज इक्वल टू V इक्वल टू R इक्वल टू V बाय I। सो V को हम किस में मेजर करते हैं वोल्ट में, और करंट को किस में मेजर करते हैं एम्पियर में मेजर करते हैं। तो V बाय A एम्पियर जो होता है इसी को हम बोलते हैं ओम। इसका SI यूनिट हम क्या लिखने वाले हैं, SI यूनिट क्या होगा बेटा ओम होगा। अब बताओ 1 ओम को अगर हमें डिफाइन करना है तो 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, इसका मतलब क्या है, एक 1 वोल्ट का बैटरी ले रहे हो आप और मान लो इस वायर का रेसिस्टेंस R है और इसके थ्रू अगर मान लो 1 एम्पियर का करंट जा रहा है तो यू आर श्योर अबाउट द रेसिस्टेंस इज 1 ओम। देखो यहाँ पे तो रेसिस्टेंस कितना होगा 1 ओम होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ को आगे कंटिन्यू करेंगे, रेसिस्टेंस कैसे कैसे किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।